Hey you all, this is me Samaira Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. तो अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल और थंबनेल को देख के कि आज का वीडियो होने वाला है पारो मेकअप ट्यूटोरियल फ्रॉम देवदास। ये वाला लुक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं क्योंकि हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में हम अपना मेकअप भी कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। एंड एक और बात कि इस वीडियो में नहीं, मेरे जितने भी मेकअप ब्लॉग्स रहते हैं मैं सब में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप यूज़ करती हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि मेकअप को लेके एंड मेरे हेयर स्टाइल को लेके है। तो 6 या 7 मंथ अगो मैंने अपने बालों में ट्रीटमेंट कराया था जो कि था कैरेटीन। एंड मैंने कैरेटीन सिंपली इसीलिए कराया था क्योंकि मुझे मेरे बाल स्मूथ चाहिए थे एंड मुझे मेरे बालों को नरिशमेंट देना था। एंड ठीक उसके अपोजिट हुआ, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ हो गए थे एंड ये हेयर स्टाइल भी मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि मेरे बाल ऊपर से थिक एंड नीचे से थिन हो गए थे। तो इसीलिए मैंने ये हेयर स्टाइल कराया, वरना मैं नहीं कराती हूँ। इम्पॉर्टेंट कि ये ट्रीटमेंट जब तक ठीक रहते हैं तब तक इनकी टाइम लिमिट रहती है। जैसे कि कैरेटीन की रहती है 3 मंथ एंड बोटॉक्स होती है, स्मूथनिंग होती है, इनकी में भी 6 मंथ होती है। जब तक इनकी टाइम लिमिट है तब तक आपके बाल ठीक रहेंगे एंड वो भी तब जब जो सैलून वाले आपको रिकमेंड करेंगे शैम्पू हेयर मास्क, अगर आप उनका यूज़ करोगे तो आपके बाल ठीक रहेंगे और टाइम लिमिट तक ही ठीक रहेंगे। उसके बाद आपके बाल काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाएंगे। मेरे बाल कैसे हो गए थे, ऊपर से थिक एंड नीचे से थिन एंड ऊपर से भी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ हो गए थे। दैन फिर मैंने अपने बालों को कटवाने का डिसीज़न लिया। मैंने ये हेयर स्टाइल किया एंड उसके बाद मैंने हेयर स्पा करवाया है। एंड मेरे बाल अभी भी सच बोले तो बहुत ही ज़्यादा रफ हैं। अपने बालों को मेंटेन करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मंथली हेयर स्पा करवाया करूँगी, तब जाके मेरे बाल थोड़े ठीक होंगे। एंड अब मैं मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट कराना एंड अब मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराने वाली। तो अभी अभी मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया था मॉइस्चराइज़र एंड आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है कि हम मॉइस्चराइज़र क्यों अप्लाई करते हैं। तो मेकअप करने से पहले हम मॉइस्चराइज़र, प्राइमर ये सब इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से मेकअप से पहले हमारी स्किन को भी प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है। तो मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर किसी का स्किन टाइप अलग-अलग होता है तो उनके लिए मॉइस्चराइज़र भी अलग-अलग होते हैं। जैसे कि किसी का स्किन टाइप होता है नेचुरल, किसी-किसी का होता है कॉम्बिनेशन, किसी-किसी का ड्राई होता है, किसी-किसी का ऑयली होता है। और आपको मार्केट में सारे टाइप के मॉइस्चराइज़र मिल जाएँगे, तो अपने स्किन टाइप का लगाने का हमेशा। एंड मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने अप्लाई किया अपने फेस पे प्राइमर एंड प्राइमर हमारे फेस पे हमारे मेकअप को लॉक करके रखता है और हमारे मेकअप को बनाता है लॉन्ग लास्टिंग। सो गाइज आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि मैंने कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। तो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है पॉन्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट गोल्ड क्रीम सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। और मैंने प्राइमर यूज़ किया था लोटस मेकअप सिल्क टच ग्लो स्ट्रोक क्रीम नेचुरल ल्यूमिनियस हाई डेफिनेशन प्रिजर्वेशन फ्री और स्किन टाइप। और इसके बाद हम अपने आईब्रोज को फिल कर रहे हैं। तो आईब्रो को फिल करने के लिए आप किसी भी आईब्रो किट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो आईब्रो किट यूज़ की है एक्चुअली उसमें जो उसका डिटेलिंग था वो इरेज हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगी एंड मुझे याद भी नहीं है, सो आई एम सॉरी फॉर दिस। बट आप अपना जो आपको पसंद हो या जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्टार्टिंग से। जब मैं छोटी थी मेरे पास मेकअप भी नहीं था, तो जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब छोटी थी, कम से कम थी कुछ 13-14 की, तब मेरे पास मेकअप तो नहीं रहता था एंड मेरी मम्मी को भी मेकअप का शौक नहीं है। मेरी मम्मी को मेकअप करना आता भी नहीं है। बट मैं मेकअप देखती थी ना टीवी सीरियल्स में, जो है सेलिब्रिटी होते हैं वो मेकअप करके आते हैं, तो बोलती थी वाओ मेकअप के बाद स्किन कितनी ग्लोई हो जाती है, कितनी प्यारी लगती है, ये ऐसा क्या लगाते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बचपन से बहुत इंटरेस्ट था मेकअप में। तो मैं सोचती थी कि मैं भी मेकअप करूँगी, मैं भी धीरे-धीरे करके मेकअप को कलेक्ट करूँगी। तो स्टार्टिंग से ना जब मैं छोटी थी तो मैंने आईलाइनर लिया था एंड वो जो आईलाइनर था वो लैक्मे का था। लैक्मे इंस्टेंट आईलाइनर, जो कि मैं उसको लगा के प्रैक्टिस करती थी कि आईलाइनर लगाते कैसे हैं। इसीलिए मेरा जो आईलाइनर है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है, वो भी दोनों साइड का।
एंड मेकअप के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, मैं बस ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस देखती थी। एंड मतलब मुझे लुक रिक्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं देखती थी, अरे वाओ, इस मूवी में ये जो लुक था ये कैसे रिक्रिएट करते हैं, चलो देखते हैं। तो मैं ऐसे कर करके देखती थी। लेकिन स्टार्टिंग में पता है मुझे मेकअप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे लगता था मेकअप मतलब फाउंडेशन, मतलब स्टार्टिंग होता है मेकअप का फाउंडेशन से। मुझे नहीं पता था प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर क्या होता है। मुझे लगता था ये लगाते क्यों हैं, ये तो वैसे ही रहते हैं ना, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप के रहते हैं। ये हम लगाते हैं तो हमारी स्किन में एकदम मर्ज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमने लगाया है। जब पता ही नहीं चलता है तो फिर क्यों लगाना है? अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो भी तो पता नहीं चलेगा किसी को कि हमने लगाया नहीं लगाया मॉइस्चराइजर या प्राइमर। मतलब थोड़ी बच्चे जैसी हरकत। तो मैं सोचती थी जब ये हमारी स्किन में मर्ज हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि हमने लगाया है, तो फिर क्या मतलब है लगा के? हम डायरेक्ट फाउंडेशन तो लगा सकते हैं, क्योंकि इतना दिमाग नहीं था ना। देन फिर अब जाके रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं, अगर हम नहीं लगाएँगे तो हमारा मेकअप फटेगा, क्रीज़ लाइन्स आएँगी हमारे मेकअप में। ये सब चीज़ें हमें पहले नहीं पता थी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था। तो अपने आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैंने यूज़ किया है अपना फाउंडेशन। आप अपना कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंसीलर से भी इसका यूज़ कर सकते हो। वैसे तो लोग कंसीलर से ही करते हैं, बट मैं इसे फाउंडेशन से ही कर लेती हूँ। तो फाउंडेशन लेने के बाद मैंने अपने आईब्रो को एक स्ट्रक्चर दिया है, एक लाइन्स दिए हैं, जिससे दिखे कि हाँ, इस टाइप में है मेरी आईब्रोज़। अपने आईब्रोज़ को स्ट्रक्चर देने के बाद हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से जितना भी अनवांटेड प्रोडक्ट होगा जो कि हमारा कंसीलर या फिर हमारे फाउंडेशन का होगा, उसे हम हटा देंगे, यानी कि इरेज़ कर देंगे। एंड यहाँ पे अपने आईब्रो को स्ट्रक्चर देने के बाद मैं थोड़ा-सा डार्क कर रही हूँ अपनी आईब्रो को। एंड हाँ, स्पूली से आगे की साइड अपनी आईब्रो को कोम्ब करना ना भूलें, बिल्कुल भी। क्योंकि क्या रहता है, हमारी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क रहती है ना, तो नेचुरल नहीं लगती है। वैसे तो हम अपने आईब्रो को स्ट्रक्चर देते हैं तो वो वैसे भी नेचुरल नहीं लगती है, पता चलता है कि हाँ, आईब्रो बनाया है। बट फिर भी आगे से अगर आप अपने आईब्रो को स्पूली से कोम्ब करोगे ना, तो आगे से लाइट एंड पीछे से थोड़ा डार्क लगती है, तो अच्छी लगेगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे स्टार्टिंग से मेकअप का बहुत ही ज़्यादा शौक था, ठीक उसी तरह से मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था ड्राइंग में। एक छोटी-सी स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्टोरी है सच बोलूँ तो। जब मैं छोटी थी, जब मैं थी कुछ फर्स्ट क्लास में, तो हमारी जो क्लास मैम होती थी या किसी भी सब्जेक्ट की मैम रहती थी, टीचर रहती थी, वो हम लोगों को कोई ना कोई डायग्राम देती थी। तो उस डायग्राम को हमें नोटबुक में बना के, ड्रॉ करके, कलर करके मैम को दिखाना रहता था एंड मैम उनको साइन करती थी। तो उस टाइम पे मुझे ड्राइंग आती नहीं थी। एंड जो ड्राइंग रहती थी मैं वो हमेशा अपने पापा से बनवाती थी। बट एक बार क्या हुआ था, हम लोग गाँव में थे और मेरे पापा इधर मुंबई आ गए थे। एंड वहाँ पे कोई नहीं था मेरे पास जिससे मैं ड्राइंग बनवाऊँ। तो लिटरली मैं रोने लग गई थी कि अब क्या होगा, कल मैं स्कूल जाऊँगी और मैम जब बोलेंगी दिखाओ अपना डायग्राम, तो मेरे पास डायग्राम दिखाने लायक होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं था उस टाइम पे। तो मैं रो रही थी एंड फिर मेरी मम्मी आई थी और मुझसे बोल रही थी, बेटा एक बार तू ट्राई कर। तो मैं बोल रही थी मुझे नहीं आता है। तो मम्मी ने बोला ट्राई तो कर, एक बार बेकार बनेगा, दूसरी बार बेकार बनेगा, तीसरी बार बेकार बनेगा, बट धीरे-धीरे करते-करते हो सकता है कि तुझे बनाने आ जाए पापा जैसा। मेरे पापा की ड्राइंग ऐसा एकदम ऑसम नहीं थी, बट पापा बनाते थे। पापा ट्राई करते थे बनाने का, पापा की ड्राइंग कुछ ऑसम नहीं थी सच बोलूँ तो। बस पापा ऐसा था कि बच्चों का काम है, बच्चों ने मदद माँगी है तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो तब से मैंने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया एंड धीरे-धीरे करते-करते मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट बढ़ गया। पता है, इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि मतलब ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। एंड इस टाइम पे मेरी ड्राइंग आई थिंक ओके है, कुछ ख़ास नहीं है पर ठीक है। मेरे पास मेरी आज भी सारी ड्राइंग है जो मैंने 5th स्टैंडर्ड में बनाई, 4th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 7th में, 9th में, 10th में, सारी की सारी। और हाँ, 10th के बाद मैंने जो ड्राइंग बनाई थी वो 1 साल 6 महीने बाद बनाई थी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग ड्राइंग मैंने सेलेक्ट की थी बनाने के लिए। मेरा एक छोटा-सा खुद का ड्रीम है कि मेरा जो खुद का घर होगा, उसमें मेरा जो रूम होगा, उसमें मेरी जितनी भी सारी ड्राइंग होगी, पेंटिंग्स होगी, वो एक फ़ोटो फ्रेम की तरह मैं अपने कमरे में सजाऊँगी। तो फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है इनसाइड का प्रोफेशनल एचडी फाउंडेशन। तो हम अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे डैब डैब करके अप्लाई करेंगे। एंड आपको अपने फाउंडेशन को बिल्कुल भी रब नहीं करना है, रब करने से आपका फाउंडेशन काला पड़ेगा। और हाँ,
जो फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हो वो आपके ही कलर शेड का होना चाहिए। जैसे कि किसी का फेयर स्किन टोन होता है, किसी का मीडियम एंड किसी का थोड़ा-सा डार्क होता है, तो अपने स्किन टोन का ही लेना। अगर आप अपने स्किन टोन से ज़्यादा लाइट या डार्क ले लोगे तो थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाएगी मेकअप में। अगर आपका स्किन टोन थोड़ा-सा मीडियम है और आपने डार्क ले लिया तो आपकी फेस थोड़ा डल लगेगा। एंड अगर आपने मीडियम स्किन टोन है आपका और आपने थोड़ा लाइट ले लिया एंड आपने बहुत ही ज़्यादा लाइट फाउंडेशन लगा दिया अपने फेस पे, तो थोड़े टाइम तक वो ठीक रहेगा, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका कलर शिफ्ट हो जाएगा ग्रे कलर में और आपका मेकअप काला लगेगा और आपका फेस बहुत ही ज़्यादा डल लगेगा। अगर आप लोगों को अपने शेड का फाउंडेशन लेना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस पे एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तो मैंने आपको अपने बारे में छोटी छोटी स्टोरी बताई, एक ड्राइंग वाली, एक मेकअप की और एक मैंने आपके साथ शेयर किया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस कर दिया था कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े। तो फाउंडेशन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है एंड आप लोग देख सकते हो मेरा फाउंडेशन कैसा दिख रहा है। मेरे फेस पे जो मेरा फाउंडेशन है बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट नहीं लग रहा है, मेरे स्किन टोन का ही लग रहा है। कि इसी तरह से आपको अपना फाउंडेशन लेना है। फाउंडेशन के बाद हम यूज़ कर रहे हैं कंसीलर। अभी जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो इनसाइड का है एंड इनसाइड प्रोफेशनल का ही है, जिसका मैंने अभी भी फाउंडेशन यूज़ किया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम कंसीलर क्यों यूज़ करते हैं। कंसीलर हम सिंपल यूज़ करते हैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। अभी होता है कि किसी के बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी डार्क सर्कल्स होते हैं। उनके फेस पे बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं डार्क सर्कल। तो उसको उसको ब्लर करने के लिए, उसको थोड़ा-सा इरेज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कलर करेक्टर का। एंड कलर करेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर करेक्टर होता है, पीच कलर करेक्टर होता है, और इन सब का अपना अलग-अलग यूज़ होता है। तो अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो वो सबसे पहले यूज़ करे ऑरेंज कलर करेक्टर। ऑरेंज कलर करेक्टर को वो अच्छे से ब्लेंड कर ले, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है ऑरेंज कलर करेक्टर को। एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। एकदम ऐसा भी ब्लेंड मत करना कि वो एकदम हट ही जाए और ऐसा भी ब्लेंड मत करना कि एकदम दिखे ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर करेक्टर को यूज़ करने के बाद आपको उसके ऊपर यूज़ करना है कंसीलर। तो अभी जो मैं ये पाउडर यूज़ करने जा रही हूँ ये है हमारा लूज़ पाउडर। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि पाउडर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर और एक होता है हमारा लूज़ पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर होता है जो हम मेकअप के ऊपर लगा लेते हैं और हमारा मेकअप को हम सेटल कर देते हैं, एकदम हमारे मेकअप को एक तरह से लॉक कर देते हैं। और अभी जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये है हमारा लूज़ पाउडर। एंड लूज़ पाउडर कैसे रहता है, हमने जैसे कि फाउंडेशन ये लगा लिया है, हमने अपना कंसीलर लगा लिया है, तो हम इसके ऊपर लूज़ पाउडर लगाएंगे एंड हम अपने लूज़ पाउडर को इंस्टेंट इरेज नहीं करेंगे उस जगह से, और इरेज करना है हमें ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे लगा रही हूँ। एंड लगाने के बाद देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये व्हाइट कलर का है, लेकिन कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसा नहीं रहता। कॉम्पैक्ट पाउडर आपके स्किन टोन का रहता है, आपकी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन ये है हमारा लूज पाउडर एंड ये वाइट कलर का है क्योंकि क्रिस्टल मिनरल पाउडर है। तो इसको लगाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा रहने देना है। एंड जब तक ये है आप अपना आई मेकअप डन कर सकते हो एंड आई मेकअप डन होने के बाद आप इसे हटा सकते हो अपने ब्रश से। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो मैं ये जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड का ही है, इनसाइड मेकअप एसेंशियल का। एंड इसमें से मैं जो शेड यूज़ करने वाली हूँ ये थोड़ा सा स्किन टोन टाइप का है, ऐसा ऑरेंज स्किनी टाइप का है। वैसे आप लोग बातों बातों में भूल तो नहीं गए हो ना कि हम लोग पारो मेकअप ट्यूटोरियल फ्रॉम देवदास कर रहे हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैंने आपको याद दिला दी है दोबारा। हाँ, अभी आई मेकअप करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। आपको लाइट शेड सबसे पहले अप्लाई करना है, आपको एकदम से डार्क शेड को नहीं लगाना है। एंड हाँ, आप जैसे ही
कोई शेड लगाओगे अपने आईज पे, तो आपको सबसे पहले अपने ब्रश में उसको लेना है, देन उसको थोड़ा सा झटकाना है जिससे अनवांटेड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अनवांटेड प्रोडक्ट निकलने के बाद आपको उसे अपने आईलिड्स पे अप्लाई करना है, एंड वो भी आपको सर्कुलर मोशन में करना है। सर्कुलर मोशन से आपका जो आई मेकअप रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा और ब्लेंडिंग अच्छी होगी। और एकदम से डार्क शेड मत लगाना, लाइट से स्टार्ट करना। आप ऐसे कर सकते हो 1 शेड लाइट, फिर 1 शेड डार्क, 1 शेड डार्क, 1 शेड डार्क। जैसे कि मैंने अभी स्किनी ऑरेंज कलर यूज़ किया एंड उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्राउन न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही मेकअप किया जाता है। एकदम से डार्क शेड लोगे तो आपका मेकअप थोड़ा सा अजीब लगेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक जितने भी स्टेप्स किए हैं उसमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं था। लूज पाउडर, फाउंडेशन, कंसीलर, हाँ बस ऑरेंज कलर करेक्टर जो था वो ऑप्शनल था एंड वो मैंने भी यूज़ नहीं किया है। बाकी उसको छोड़ के जितने भी स्टेप्स हैं वो सब आपको फॉलो करने हैं। तो उसके बाद मैंने लगाया था न्यूड ब्राउन शेड एंड अभी ऊपर के साइड, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने कैसे किया, प्रोडक्ट को ब्रश में लिया, उसको थोड़ा सा झटकाया, अनवांटेड प्रोडक्ट निकला, देन फिर अपने आईज पे अप्लाई किया। अभी हम लगाएंगे मेरे बचपन का साथी यानी कि आईलाइनर, जो कि मेरा फेवरेट है। और हाँ, मैं काफ़ी अच्छा लगा लेती हूँ आईलाइनर। तो जो मैं आईलाइनर अप्लाई करने जा रही हूँ वो है लैक्मे इंस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर। तो मेरा आईलाइनर लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने इनर साइड से एक लाइन ड्रॉ करते हुए आउटर साइड ले जाती हूँ एंड आउटर साइड से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इनर साइड ले जाती हूँ एंड फिर एक ट्रायंगल सा शेप बन जाता है। ट्रायंगल नहीं तो एक शेप तो बन ही जाता है। फिर उसके अंदर के गैप को मैं फिल कर देती हूँ। फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने आईलिड्स पे जो अपने इनर कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए अपने आउटर साइड ले जाते हैं एंड फिर आउटर साइड एंड इनर साइड के बीच का जो गैप रहता है उससे मैं फिल कर देती हूँ। सो ये तरीका मेरा था और हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी देखो मैं इनर साइड से आउटर साइड पे एक लाइन ले जा रही हूँ एंड उसको मैं थोड़ा सा थिक कर रही हूँ। ये देखो, अभी आउटर साइड से करूँगी, अभी तो इनर साइड से ही कर रही हूँ। देखो अभी आउटर साइड से कर रही हूँ, देखो देखो ऐसे लगाती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो बहुत लोगों के बचपन का साथी होता है काजल, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जिसने स्टार्टिंग से काजल नहीं लगाया हो, एंड मैंने भी लगाया। लेकिन मेरा मेकअप जर्नी में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट था ना वो आईलाइनर था। एंड मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने ख़रीदा होगा वो आईलाइनर ख़रीदा था एंड एक ही आईलाइनर से मैं रोज़ लगा लगा के प्रैक्टिस करती थी। एंड इसीलिए मुझे आई थिंक इतना अच्छा लगाना आता है। तो चलो इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब हम थोड़ा स्कूल की बातें करते हैं, क्योंकि स्कूल की मेमोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं स्टार्टिंग से ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ही ज़्यादा। अब इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि मैंने स्टडी जो स्टार्ट की थी ना वो एलकेजी से की थी। मैंने नर्सरी को स्किप किया था क्योंकि मैं ट्यूशन जाती थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, नर्सरी को स्किप करा था। एंड नर्सरी को स्किप किया था तो फिर उसके बाद मैंने एलकेजी किया था। मैंने एलकेजी किया था तो उसके बाद मैंने यूकेजी स्किप किया था। दैन मैं डायरेक्ट फर्स्ट में ली। मैंने फर्स्ट किया था, मैंने सेकंड किया था, मैंने थर्ड फोर्थ स्किप किया था एंड मैं फिफ्थ में आ गई थी। एंड बहुत ज़्यादा क्लासेस को स्किप करने की वजह से मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट कि मुझे फिफ्थ क्लास तक हिंदी एंड इंग्लिश की रीडिंग भी करने नहीं आती थी, बिल्कुल भी। मैंने फिफ्थ क्लास के लास्ट एंड तक हिंदी की पूरी रीडिंग करना सीख लिया था एंड इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी। सिक्स क्लास में मैंने थोड़ा स्टडीज़ पे, मैंने फिफ्थ के लास्ट में स्टडी पे ध्यान देना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक थी, मुझे कुछ आता नहीं था। एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड के लास्ट तक आते आते एक मैम थी जिन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया था कि मुझे स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उनकी वजह से मैंने ध्यान दिया था एंड उनकी वजह से ही मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया था, इसीलिए मुझे इंग्लिश एंड हिंदी की रीडिंग आई। सिक्स्थ में मैंने और ध्यान दिया, सेवन्थ पे मेरी रैंक बनने लग गई एंड एट्थ में मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था। 9 10th की फिर तो बात ही अलग है। एंड
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो 10th में रहा था ना, 9th एंड 10th में मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था साइंस। एंड साइंस में भी मुझे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि बायोलॉजी में डिटेल्स बहुत होती है, जैसे कि ये है फिर इस चीज़ का टाइप, इस चीज़ का टाइप, इस चीज़ का टाइप, मतलब मुझे बहुत पसंद है ऐसा। जैसे कि सेल से बनते हैं टिश्यू, एक एक चीज़ मतलब जो क्लियर होती थी ना, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। स्टार्टिंग से मतलब मैंने जब से पढ़ाई में ध्यान दिया है, एट्थ में भी मेरे को बायोलॉजी बहुत पसंद थी। मैं बहुत ध्यान से पढ़ती थी बायोलॉजी को। एंड उसके बाद केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री पसंद थी। एंड फिज़िक्स से मेरा नाता थोड़ा कम था। फिज़िक्स में मैं थ्योरी को बहुत अच्छे से समझती थी, बट यहाँ पे जहाँ पे बात होती थी न्यूमेरिकल्स की, वहाँ पे मेरा वीक पॉइंट था, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक था। एंड सच में अभी भी बहुत वीक है मेरा मैथ्स, तो न्यूमेरिकल में आकर मैं थोड़ा अटक जाती थी। बट हाँ, 10th क्लास में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके जो न्यूमेरिकल है ना, वो लेंस एंड मिरर के हैं। वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एंड मैं वो काफ़ी अच्छा कर लेती थी उनको सॉल्व। एंड सेकंड चैप्टर में इतना कुछ न्यूमेरिकल का था नहीं, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें इतना नहीं था, तो उसमें भी बेसिक ही था, वो भी मुझे अच्छा आता था। एंड देन उसके बाद आता है लाइट चैप्टर, सॉरी लाइट नहीं, उसके बाद था हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोलना चाह रही थी मैं। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था ना, मतलब वो चैप्टर ऐसा है कि जिसे जितना पढ़ लो उतना कम था, जितना पढ़ लो उतना कम। एंड मैंने उस चैप्टर को इतना पढ़ा है, मैं सच बोलूँ, मैंने पूरी 10th क्लास में मैंने साइंस को इतनी पढ़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एकदम घोल के पी जाते ना, वैसे पढ़ी थी साइंस। बाय द वे, मैंने अभी अभी जो मस्करा यूज़ किया था वो था मेबलिन न्यू यॉर्क द ग्लॉसल का। सो अभी मैं जो ब्लश यूज़ करने जा रही हूँ वो क्रीम ब्लश है, एंड ये इनसाइट का है। एंड मैं सच बोलूँ, इनसाइट के जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड इनका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका जो शेड है वो है 06 कैरमल क्लियर। तो इसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करने वाली हूँ। तो चलो, मैं अपने स्कूल टाइम का अपना बात बता रही थी आपको। तो मेरा जो फेवरेट था वो मैंने आपको बताया कि साइंस था। एंड मेरे साइंस में जो मार्क्स आते थे वो भी काफ़ी अच्छे आते थे, मतलब ठीक आते थे। एंड मुझे साइंस पसंद थी, और इंग्लिश में क्या था, ग्रामर बहुत अच्छी लगती थी मुझे। ग्रामर में हम जो सीखते थे ना, ग्रामेटिक मिस्टेक्स होती थी, एंड जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है, जैसे कि बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट रहता है ना उसका, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि प्लम्बर, बहुत लोग बोलते हैं प्लम्बर, लेकिन सच में प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। अब रहता है, सब कहते हैं साइंस में कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम नहीं रहता, कैल्शियम रहता है। पोटेशियम कहते हैं, लेकिन पोटेशियम रहता है। तो ये सब जो ग्रामेटिक चीज़ होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा। लोग आयरन कहते हैं, लेकिन आयरन नहीं रहता, आयन रहता है। मुझे ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एंड स्टोरी, इंग्लिश में एक और चीज़ है स्टोरी। स्टोरी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। एंड जो आंसर्स होते थे ना, मैंने 9th में स्टार्ट कर दिया था कि मैं लर्न नहीं करूँगी, क्योंकि हम पहले क्या रहते थे, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करके लिखते थे। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया था खुद से इंग्लिश बनाना, यानी कि खुद से ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में, जैसे कि हम हिंदी में कोई स्टोरी सुना रहे हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना, मैंने वो स्टार्ट किया था, जिससे मेरी जो इंग्लिश की स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, वो अच्छी होंगी, इसीलिए। तो मैंने अभी क्रीम ब्लश के बाद जो यूज़ किया था वो था हमारा लिक्विड ब्लश। एंड जो लिक्विड ब्लश था वो भी इनसाइड का था, इनसाइड मेकअप एसेंशियल का ब्लश था। एंड इसका जो शेड है वो था O3 003 बोल सकते हैं उसको। एंड इसका जो शेड है वो है मोरक्कन पंच। एंड हाइलाइटर के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स का डिओ 2 in 1 स्टिक, जिसमें एक साइड में आपको मिलता है ब्रॉन्जर, आई मीन कंसीलर, कॉन्टूर, एंड सेकंड साइड आपको मिलता है हाइलाइटर, एंड जो कि क्रीम बेस में होता है। और जिस ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का। चलो, मैं आप लोगों को अपनी ट्यूशन की मेमोरीज बताती हूँ। तो मैंने 10th क्लास में एक ट्यूशन लिया था, जो कि जो मेरी ट्यूशन टीचर थी, जो मेरी मैम थी, वो मेरी रिलेटिव ही थी। मतलब मेरा रिलेशन था उनसे। एंड हमारे गांव में वो पढ़ाती थी सब बच्चों को। एंड उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मुझे उनका माइंडसेट बहुत अच्छा लगता था। उनका माइंडसेट कुछ ऐसा था कि उनके पास जितना है ना, वो उसमें बहुत सेटिस्फाई रहती थी। उनको ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा नहीं चाहिए,
चाहिए। जैसे कि उनकी मान लो सैलरी है, फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी है 20K, तो ऐसा नहीं है कि उनको 20K से अपनी सैलरी में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। चाहिए, जैसे कि वो भी चाहते होंगे कि उनकी सैलरी 20 से 25 हो जाए, 30 हो जाए, लेकिन जो चीज़ें हैं उनमें एडजस्ट करना एंड खुद को भी मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन में खुश कैसे रहते हैं, वो कोई उनसे सीखे। एंड जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। उनके अंदर मैंने कभी वो वाली आदत नहीं देखी कि ये चीज़ अगर किसी के पास है तो ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, नहीं। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर थी एंड बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। अपनी फैमिली को कैसे चलाना है उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैं उनकी एक आदत बताती हूँ। एक्चुअली जो ईयर का लास्ट जो सेलिब्रेशन रहता है, आई थिंक वो रहता है हमारा क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो उन्होंने कभी ना मतलब ऐसा नहीं कि वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं करती थी। उनका कहना है कि न्यू ईयर यानी कि नई साल। तो नई साल यानी कि जो पहला दिन होता है 1 जैन, वहाँ से पूरी साल ही एक न्यू जर्नी रहती है। लेकिन हमारा जो एंड रहता है, जो एंड सेलिब्रेशन रहता है एक फेस्टिव टाइप का, वो रहता है हमारा क्रिसमस। तो वो क्रिसमस पार्टी रखती थी ट्यूशन में एंड बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करते थे। हम लोग ने पूरा डेकोरेशन किया था। पूरा मतलब जिस रूम में हम लोग पढ़ते थे उस रूम को पूरा डेकोरेशन किया था हम लोग ने। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड जैसे कि होता है ना, पार्टीशंस होते हैं स्टूडेंट्स के भी ऐसे होते हैं कि हाँ ये इस टाइम से इस टाइम पे आएंगे, उस टाइम से उस टाइम पे आएंगे, जैसे कि 1 से लेकर 3rd तक एकदम बच्चों के लिए, फिर उससे थोड़े बड़े बच्चों के लिए, उससे बड़े बच्चों के लिए, ऐसे था। तो पहले इन बच्चों की पार्टी हो गई, फिर उन बच्चों की पार्टी हो गई एंड जो बच्चे पार्टी करके चले गए उनको बोला था स्ट्रिक्टली। एंड वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी बच्चों के लिए आई थिंक। एंड वो बोलती थी कि अगर ये चीज़ यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए मतलब नहीं हिलनी चाहिए, एंड कोई बच्चा उनकी बात को टाल नहीं सकता था। उन्होंने बोल दिया नहीं तो नहीं, ऐसा था। उन्होंने बोला डेकोरेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए मतलब डेकोरेशन ख़राब नहीं होगी, ऐसा था। हमने उनके संग बहुत मज़े किए हैं। हम लोग उनके संग घूमने गए हैं, मूवीज़ देखी है हमने उनके संग हम मैकडी गए हैं, हमने बहुत मज़े किए हैं उनके संग। हमारा जो ट्यूशन बैच था ना उसका हमने इंस्टाग्राम पे ग्रुप भी बनाया है एंड हम उस पे कभी-कभी बातें भी करते हैं। एंड कोई डे होता है तो हम एक दूसरे को विश भी करते हैं, चाहे वो टीचर्स डे हो, चाहे वो चिल्ड्रंस डे हो, या फिर कोई फेस्टिवल क्यों ना हो। एंड इनफैक्ट अभी वो जो मुंबई आए थे ना बीच में, तो हम सब लोग ने प्लानिंग बनाई थी, मतलब सब सब अपने समर वेकेशंस पे आए थे, तो हम सब ने प्लानिंग बनाई थी कि हम लोग घूमने जाएंगे। एंड हम मॉल घूमने गए थे एंड वहाँ पे ट्रैम्पोलाइन होता है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब खेलने की चीज़ें रहती है। हम लोग वहाँ पे मस्ती की थी हम लोग ने बहुत। वो बोलते हैं ना टीचर ऐसे बनो कि 4 लोग बोले दोस्त है या फिर सच में टीचर है। और हाँ, मेरी जो ट्यूशन टाइम की जो सबसे अच्छी जर्नी थी, सबसे अच्छा टाइम पीरियड था, वो था उनका बर्थडे। उनका बर्थडे पे हम सब लोग ने ऐसा मतलब प्लानिंग करके रखी थी। मे बी एग्ज़ाम्स आने वाले थे 10th के, उससे पहले हमने आने वाले थे या शायद मे बी फिनिश हो गए थे। नहीं, फिनिश नहीं हुए थे, आने ही वाले थे। 10th के एग्ज़ाम्स लेट होते हैं क्योंकि जितने भी जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके हो गए होते हैं एंड 10th एंड 12th के साथ में होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनका भी टाइम गैप थोड़ा अलग-अलग होता है। 10th क्लास को थोड़ा-सा जो रिवीजन टाइम होता है वो कम मिलता है एंड 12th को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और उसका भी रीज़न होता है क्योंकि उनकी स्टडी, क्योंकि सच में जैसे ही हम 10th से 12th में आते हैं स्टडी काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे बढ़ जाती है। मतलब हर किसी का स्ट्रीम भी चेंज हो जाता है, किसी का आर्ट्स, किसी का कॉमर्स, किसी का साइंस। साइंस में भी फिर आपका ऐसा रहता है कि मेडिकल है या फिर नॉन मेडिकल है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है। एंड हमने उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया था ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। हम लोग का शायद उस टाइम पे छुट्टी चल रहा था एंड मैम स्कूल गई थी एंड मैम के घर पे हम लोग थे। हम लोग ने दादी से थोड़ा सेटिंग कर लिया था इस टाइम पे कि दादी हम ऐसा डेकोरेशन कर रहे हैं, हम मैम आएंगी तो उन्हें सरप्राइज़ देंगे, ऐसा ऐसा करके। दादी भी मान गई थी ठीक है चलेगा बेटा। एंड मैम मैम मतलब हम उन्होंने बता दिया था कि जो आपकी मैम है वो सबसे पहले चेंज करने के लिए इस रूम में ही आती हैं। तो हमने कहा था ठीक है। तो फिर हम लोग ने एकदम डेकोरेशन सब फिनिश कर लिया था एंड हमारी जो स्लीपर्स थी वो हमने गेट पे नहीं रखी थी, क्योंकि स्लीपर्स को देख के पता चलता है ना कि घर पे कोई आया है, तो हमने उनको टेरेस पे रख दी थी। एंड मैम ने जैसे ही एंटर किया था ना अपने उस रूम में चेंज करने के लिए, उसकी लाइट ऑफ थी। मैम ने जैसे ही लाइट ऑन की थी तो हमने उनको जो सरप्राइज़ दिया था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एंड वो थोड़ा डर भी गई थी। और एक चीज़ है जो मैं एकदम बिंदास बोल सकती हूँ कि इतना हैंग आउट हम लोग ने अपने लाइफ में किसी टीचर के साथ नहीं किया होगा जितना उनके साथ किया था, क्योंकि एकदम फ्रेंड लगती थी वो हमारी। ज़्यादा एज गैप भी नहीं था और एकदम फ्रैंक हो गए थे हम उनके साथ। पर हाँ, एक चीज़ है,
भले ही हम उनके संग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, लेकिन हाँ, हम कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते थे। हम जानते थे वो हमारी मैम है एंड वो जानती थी ये मेरे स्टूडेंट है, एंड वो भी हमें स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करती थी एंड हम भी उनको अपनी मिस की तरह ट्रीट करते थे। तो मैं आपको अपने मेकअप के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूँ कि मैंने अपने लिप्स पे लगाया था निविया का लिप बाम। लिप बाम लगाने के बाद मैंने जो क्रेयॉन लगाया था वो ग्लैम 21 क्रेयॉन लिपस्टिक, एंड उसका जो शेड था वो ब्राउनिश न्यूड था। एंड उसके बाद मैंने उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाया था एंड उसके बाद मैंने अभी ये रेड बिंदी लगाई है। एंड ये जो मैंने लेंस लगाई है, ये लेंस मैंने कुछ 1200 की ली थी एंड इसका जो कलर है वो क्लाउड वाइट है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी मैं कि जल्दी बड़ी हो जाऊँ। मेरे अंदर ना छोटी चीज़ें, मतलब जब हम बचपन में थे, जैसे कि मान लो हम फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो हम पेंसिल से लिखते थे, तो मैं वेट करती थी कि हम सिक्स्थ क्लास में आएंगे। हमारे स्कूल में सिक्स्थ क्लास से पेन यूज़ करते थे बच्चे। तो जब मैं फिफ्थ क्लास में थी ना, तो फिफ्थ के बाद ऐसा था, वाओ अब तो हम सिक्स्थ में आ जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम पेन से लिखेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता था सिक्स क्लास में रहते, हम बड़े हो गए हैं इसीलिए हम पेन से लिख रहे हैं। पर आई थिंक मेरी जो राइटिंग है वो पेंसिल से ज़्यादा अच्छी आती है अगर हम कंपेयर करें पेन से। तो चलो मैं आपको अपने 10th क्लास का एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं 10th क्लास में थी ना, बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम में, तो मेरा एक क्लासमेट था, उसको भी ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था एंड मुझे भी ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और पता है अमेजिंग चीज़ क्या थी कि हम दोनों को ड्राइंग में इंटरेस्ट था एंड हम दोनों को ही मैथ पसंद नहीं थी। एक्चुअली मैथ से मेरा थोड़ा फियर था कि मुझे पसंद ही नहीं थी, मुझे मतलब पसंद ही नहीं थी बिल्कुल भी, एंड उसको भी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी मैथ। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मैथ्स की क्लास बंक करते थे। मैथ्स की क्लास बंक करके हम क्या करते थे, ड्राइंग क्लास में जाते थे एंड वहाँ पे हमारी मैम बैठी रहती थी ड्राइंग की। मतलब मैं उनसे उसी साल मिली थी, 10th में मैं उनसे मिली थी एंड जो मेरा क्लासमेट था वो उनको पहले से जानता था, बट हम लोग क्लास बंक करते थे एंड वो हमको वर्क बताती थी कि बेटा ये काम है, ये काम है, और हम उसे करते थे। तो हमने क्लासेस को बंक करते, मतलब बहुत ज़्यादा क्लासेस को बंक किया एंड ज़्यादातर मैंने मैथ्स की क्लास को बंक किया एंड क्लास को बंक करके हम ज़्यादातर ड्राइंग ही करा करते थे। एंड जैसे कि होता है ना, कोई प्रोजेक्ट होता है स्कूल में, मैम बोलती है इसको रेडी करना है, उसको रेडी करना है, हम वो सब करते थे। एंड हम ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बंक करके ड्राइंग ही करते थे, हम पढ़ाई भी करते थे। एंड उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था SST, सोशल साइंस, एंड मेरा था साइंस। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि मुझे सोशल साइंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फ्री क्लास में या फ्री पीरियड्स में वो मेरे को समझाता था, ये ऐसे-ऐसे हैं, ये ऐसे-ऐसे हैं, ये ऐसे-ऐसे हैं। एंड साइंस में अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादातर क्या रहता था, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स या बायोलॉजी में ही कुछ पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उसको समझा देती थी। तो ऐसा इक्वल हो जाता कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बता दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उसे बता दिया, एंड एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बताते थे और बहुत अच्छे से एक-दूसरे को हम एक्सप्लेन करते थे। यही नहीं कि पता है, मेरी एक दी हैं जो एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं एंड उन्होंने मुझे एम्ब्रॉयडरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था एंड कैसे रहता है उन्होंने मुझे ये बताया था। एंड स्कूल्स में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी एंड काफ़ी लोग थे जो बहुत कुछ सिखाया करते थे। तो मेरी दी ने बताया था कि एम्ब्रॉयडरी करते कैसे हैं, एक सुई धागा लेते हैं एंड कपड़े पे शुरू हो जाते हैं एंड एक सर्कल आता है, सर्कल से हम कपड़े को टाइट करते हैं, दैन फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है। एंड वो सर्कल में भी शायद अभी भी है मेरे पास, तो वो मैंने लिया था कुछ। एंड एक पेंसिल करके टाइप की कुछ चीज़ रहती है, हमें उसमें मतलब ऊन सा रहता है ना, उसको डालना पड़ता है एंड देन फिर मतलब कुछ तो रहता है ऐसा, उससे हम डिज़ाइन करते हैं। तो वैसे तो मैंने सुई धागे से की थी, मेरी दी ने मुझे बताया था कि ऐसे-ऐसे करते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा था, सर्च किया था एंड देन फिर मैंने उससे अपने लिए खुद के लिए पर्स मतलब ऐसा स्कूल पाउच ऐसा डिज़ाइन किया था, देन फिर मैं उसको यूज़ भी करती थी। एंड जब मैं उसको लोगों को बताती थी ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं, "ये हाथों से बनाया है?" बोलते हैं, "हाँ, इस पे जो डिज़ाइन है ना, वो मैंने अपने हाथों से बनाया है।" एंड उसमें मैंने कुछ एकदम बहुत हाई-फाई डिज़ाइन नहीं बनाया था, उसमें मैंने अपना नाम लिखा था समायरा एंड समायरा पे भी थोड़ा-सा फ्लावरिंग करके थोड़ा-सा अच्छा-सा डिज़ाइन बना दिया था। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो अभी मैं अपने हाथों पे रेड-रेड लगा रही हूँ, ये कुमकुम है। अगर किसी ने मेरा राधा रानी वाला मेकअप लुक देखा होगा, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि मैंने जो अपना डिज़ाइन बनाया था कुमकुम से, मैंने रेड एंड वाइट कलर यूज़ किया था कुमकुम अपना वो डिज़ाइन बनाने के लिए, एंड उसमें से जो वो रेड था ना, वो यही है, इसी से मैं अपने हाथों पे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रही हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा चुप-चुप रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती, बहुत ही कम लोगों से बात करती हूँ। अभी तो नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट मैं बात करती हूँ लोगों से, मुझे अब
मतलब पता नहीं ये इंट्रोवर्ट कैसा एक्सट्रोवर्ट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं मैं एकदम एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ अभी भी। अगर मैं किसी भी बर्थडे पार्टी में या किसी भी क्लबिंग बोल सकते हो आप, अगर मैं कहीं जाऊँगी तो मुझे ऐसा शोर-शराबा एकदम पसंद नहीं है इतना। मैं उस जगह के लिए अभी भी इंट्रोवर्ट ही हूँ। मैं नहीं हो पाती कंफर्टेबल, इतना मैं आसानी से क्या मैं कंफर्टेबल हो ही नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है लाइक बीच। बीच में हम गए हैं, 2-3 दोस्त हैं साथ में, शांति से हम बैठे हैं, गाने सुन रहे हैं, एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ मेमोरीज़ को शेयर कर रहे हैं। मेरे को वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हूँ तो मैं अभी भी इंट्रोवर्ट, लेकिन मैं बहुत ही ट्राई करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों से बहुत ही ज़्यादा घुल-मिलूँ एंड उनसे अपनी बातों को शेयर करती हूँ। पहले तो मैं कुछ ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं मतलब किसी से कुछ बात ही नहीं करती थी। बहुत कम स्टूडेंट्स होते होंगे स्कूल में जिनसे मैंने बात की है, जिनको मैंने अपने दोस्त बनाया। सच बोलूँ तो मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जिनके साथ मैं रात में बाहर घूम सकूँ। मतलब रात में नहीं, रात की बात नहीं है, सच बोलते हो दिन हो, रात हो, मतलब कहीं भी जाएँ, साथ में जाएँ, ग्रुप बना के जाएँ। मुझे ग्रुप मतलब बहुत अच्छा लगता है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, उनके साथ घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दूर-दूर घूम रहे हैं, जैसे कि मनाली जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, अरे बाप रे! कितना मज़ा आता है ऐसे हम लोग घूम रहे हैं एकदम, मस्त लगता है। हम लोग अपने दोस्तों के संग मंदिर जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, मेरी एक फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है। मैं उसके साथ इस्कॉन मंदिर बहुत जाती हूँ, यहाँ पे ही है, हमारे पास में ही है। मैं उसके संग इस्कॉन मंदिर बहुत जाती हूँ। अभी उसने अपना सडनली अपना घर शिफ्ट किया है। अभी वो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, मीरा रोड, वो मीरा रोड से कांदीवली शिफ्ट हो गई है। तो मैं बहुत टाइम से इस्कॉन मंदिर नहीं गई हूँ एंड मैं प्लानिंग करूँगी कि मैं जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक साथ ही रहता है जाने के लिए। तो ऐसा मुझे चाहिए मेरे लाइफ में कि मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर जा रही हूँ दूर-दूर एंड घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं हम लोग, गोवा जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, मेरे को बहुत सब पसंद है। अपने दोस्तों के संग नाइट आउट कर रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं सब लोग, बीचेस पे जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं एंड ऐसा रहता है ना कि फ्रेंड सर्कल बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो बताते हैं कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में ये सब किया, मैंने ये सब किया। सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत सारी बात मतलब बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो कैसे बातें करते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड इस चैनल से जुड़े रहें, आपको इसी टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे।